बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी इमरान खान के ऊपर एक अटैक हुआ, कातलाना हमला हुआ जिसके अंदर वो ज़ख्मी हुआ एंड ऑफ कोर्स ये बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है पाकिस्तानियों के लिए कि ऐसी चीज़ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर एग्ज़िस्ट कर रही है जहाँ पे लोगों की जानें जा रही हैं। अभी रिसेंटली कुछ रिपोर्टर्स के ऊपर भी जो जर्नलिस्ट हैं उनकी ज़िंदगियों को भी ख़तरा है। अरशद शरीफ की रिसेंटली शहादत हुई इसी इशू के तहत और ये सिचुएशन बड़ी हमें अजीब सी लगती है और ऑफ कोर्स बहुत अफसोसनाक है। लेकिन मेरा जो मकसद आज की बात करने का है, लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स के अंदर ये बात इम्पॉर्टेंट हमें समझने की है, आम लोगों के समझने की है कि पॉलिटिक्स हमेशा क्लीन पॉलिटिक्स नहीं होती। डजेंट मैटर कि कौन कर रहा है। क्योंकि इस वक्त क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान के साथ जो वाक़या हुआ है कि उसके ऊपर वो अपने काफ़िले के अंदर था। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो वो अपने काफ़िले के अंदर था और वहाँ पे उसको जिस लॉन्ग मार्च लेके जा रहा था और वहाँ पे उसके ऊपर फायरिंग की गई और उसके अंदर कुछ उसकी टांग में भी गोलियां लगी, उसके कुछ लोगों को भी वहाँ पे गोलियां लगी हैं और काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हैं और एक जो बंदा था उसकी शहादत भी हुई। अच्छा, तो बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या है जो कि वहाँ पे पेश आया। लेकिन अब उसको दोनों साइड पे, पॉलिटिक्स की दोनों साइड पे खेला जा रहा है इस टॉपिक को लेके। जो तो पीटीआई के इमरान खान के सपोर्टर हैं वो अगेन अपनी के जी 1 गोली लगी, 4 गोलियाँ लगीं और बहुत ज़्यादा ये अफ़सोसनाक वाक़या है, वो इस किस्म की चीज़ कह रहे हैं जो कि है इशू। और दूसरी तरफ आपकी जो प्रो नून लीग है, एंटी पीटीआई है, वो बेसिकली इस किस्म के बयानात भी आ रहे हैं कि जी टांग में तो कोई गोली ही नहीं लगी। जो कोई एडिशनल शूटर थे जिसकी ये बातें कर रहे हैं ये सारा झूठ है। वो एक ही बंदा था, इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था और उसको पकड़ लिया और जिसने पकड़ा वो ख़ुद भी, जो जिसको पीटीआई अपना हीरो कह रही है, वो ख़ुद भी ये बयान दे रहा है कि हाँ एक ही बंदा था, उसको मैंने पकड़ लिया। तो मतलब इस किस्म की स्टोरियाँ दोनों तरफ चल रही हैं। एक उसको डिफेंड और डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है और पीटीआई वाले उसको पॉलिटिकली यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इस चीज़ को रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ, वो चाहे पीटीआई के सपोर्टर भी हों, कि ये पीटीआई इस चीज़ को पॉलिटिकली अब यूज़ करेगी। जो भी इंसिडेंट हुआ उससे ज़्यादा यूज़ करेगी। क्या ये करेक्ट है उसको के मतलब लेट्स से क्या आपका इतना ज़्यादा डैमेज अगर लेट्स से इमरान खान को नहीं भी हुआ लेकिन वहाँ पे गोलियाँ तो चली, तो वो उस इशू को उठाएगा तो सही और अपने दूसरे 2 काम भी उसी लपेट के अंदर करवाने की कोशिश करेगा। दैट इज़ पॉलिटिक्स। सो हमें उस रियलिटी को समझना है कि यहाँ पे दूध से धोए हुए पॉलिटिशियंस कोई नहीं बैठे। दूध से धोए हुए इंसान ही आपको कहीं नहीं मिलते एंड दैट इज़ द रियलिटी ऑफ थिंग्स। अगर हम ये सोचें कि भाई ये बात मेरे लीडर ने कह दी, वो बिल्कुल सच्चा है और इसके अलावा कोई सच नहीं है, तो ये भी बात एग्जिस्ट नहीं करती। हर जगह पे गैप्स होते हैं, इसी चीज़ का नाम पॉलिटिक्स है। तो उसको एज ह्यूमन बींग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड, एज नॉर्मल पीपल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। जो चीज़ कंडेम के काबिल है बिल्कुल कंडेम करें, लेकिन ये भी अंडरस्टैंड करें कि पॉलिटिक्स इज़ नेवर फेयर। अच्छा, उसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगा हिस्ट्री से कि हमें, क्योंकि और मैं हमेशा हिस्ट्री का इसीलिए सहारा लेता हूँ क्योंकि हमें एक बड़ा रोमांटिक पिक्चर पोर्ट्रे की जाती है जिस वक्त भी कोई हिस्ट्री की बात होती है ना, बट वी नेवर रियलाइज़ कि एक्चुअली हमारी बड़ी चीज़ें, हमें बड़े लेसन्स मिल सकते हैं हिस्ट्री से। और इस वक्त मैं जो यूज़ करना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स कैसे डर्टी होती है, वो है सलाहुद्दीन अय्यूबी की स्टोरी। सलाहुद्दीन अय्यूबी वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट हीरो, उसको हम जितना भी खराज तहसीन पेश कर सकें वो कम है। और मेरी इस वीडियो का मकसद ऑफ कोर्स ये नहीं है कि उस हीरो की कोई ताज़ीम की जाए। इट्स जस्ट कि हमारा एजुकेशन लेवल इतना ऊपर
एटलीस्ट आ जाए, दैट वी रियलाइज़ कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमारे लिए किया, उसने जेरूसलम के अंदर किस तरह आज़ादी ली क्रूसेडर से, और वहाँ पे किस तरह माफ़ियाँ दी क्रूसेडर को। इवन जो क्रिश्चियंस हैं वो सलाहुद्दीन को आज तक याद रखते हैं, दे कॉल हिम सलादीन एंड दे ऑल्सो पे हिम रिस्पेक्ट। सो उस कंकरिंग को, उस ग्रेट फाइट के बारे में मैं बात नहीं करने वाला। मैं बात करने वाला हूँ उसकी अर्ली लाइफ के बारे में, क्योंकि हिज अर्ली लाइफ वॉज नॉट, वो कैसे राइज टू पावर आया, एंड देन यू विल सी के कैसे पॉलिटिक्स का सहारा लेके ये काम करना पड़ता है। और ये हमारे लिए अंडरस्टैंड करना भी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इन द एंड जिस वक्त भी कोई पॉलिटिशियन आगे कुछ करना चाहेगा हमारे लिए, they will have to go through these kind of similar things. They will have to play a little bit dirty. They will have to play politics. Let's be clear about that. क्योंकि वो जो आइडियल ह्यूमन बींग्स थे ना, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ात थी, जो कि मासूम थी। अगर हम चाहें कि हमारे लीडर मासूम हो, साफ़ हो, तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और कोई नहीं है। आपके खुलफाए राशिदीन के ऊपर एक लेवल आया था, लेकिन खुलफाए राशिदीन के अंदर भी आप देखें कि बाय द एंड कितनी सिविल वार चल रही थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के इरा के स्टार्ट में ही सिविल वार से आपकी स्टार्ट हुई थी, और जिन्होंने लोगों ने, मुसलमानों ने पहले ही दिन ज़कात देने से इनकार कर दी थी। तो ये इरा और टर्मोइल आपके स्टार्ट हो गया था। स्टार्ट से ही मुसलमानों के दरमियान हज़रत उस्मान की शहादत ले लें, हज़रत अली की ले लें, ये शुरू से ही मसला स्टार्ट हो गया था। अच्छा, अब आ जाते हैं, आगे गुजारते हैं कि खुलफा राशिदीन का गुजर गया, उमैयद खलीफों का दौर गुजर गया, उसके बाद अब्बासिद खलीफे आ गए। वो अब्बासिद खलीफे के दौर की ये अब बात चल रही है जिस वक्त आपका नूरुद्दीन जंगी था, उसकी जंगिद अंपायर थी। नूरुद्दीन जंगी का एक एम था कि मैंने, और नूरुद्दीन जंगी एक बड़ा मुसलमानों का हीरो रहा है, कि उसका एम था, उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जेरूसलम को फ़तह करवा दूँ, क्रूसेडर से आज़ाद करवा दूँ। लेकिन वो, उसकी एज गुजरती जा रही थी, तो उसने कहा कि मैं नहीं तो मेरी जो यंगर जनरेशन है उसके लिए मैं एटलीस्ट उसको इतना प्रिपेयर कर दूं कि दे आर एबल टू डू इट। और उसके लिए उसने अपने भतीजे का इंतखाब किया जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी था। अच्छा, उस ज़माने में और उसको आर्मी के अंदर किया। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी उस वक्त, अगेन आपकी जो हिस्ट्री के अंदर आपको एक्चुअली मिलेगा, वो आर्मी के अंदर 19-20 साल का लड़का था, और उस वक्त अगेन शराब भी पीता था, लेकिन बाद में जाके आपकी उसने तौबा भी की, और उसके बाद उसने कभी नहीं पी। वी हैव टू रियलाइज़ कि जिस वक्त एक इंसान की, एक्चुअल इंसान, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं कर रहे, अपने ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, उनके जो यंग जवानी का दौर होता है ना, 20-30 साल तक, उस ज़माने को लेके आप करैक्टर असैसिनेट पूरी ज़िंदगी को नहीं कर सकते किसी को। अगर कोई तौबा कर लेता है, अगर कोई सीधी राह पे आ जाता है, देन अल्लाह ताला उसकी आज की सूरत हाल को देखता है कि वो आज मुस्लिम उम्मा के लिए क्या करना चाहता है। उसकी हिस्ट्री को कभी नहीं दोहराते, लेकिन हम उस चीज़ को भी लेके बैठ जाते हैं। दैट्स वन लेसन दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस। सो सलाहुद्दीन की भी हिस्ट्री कोई ख़ास अच्छी नहीं है, उसके रिलेशन थे इसलिए उसको ऊपर लाया गया। अच्छा, उसके बाद उसको पावर कैसे मिली, आहिस्ता आहिस्ता आर्मी में तो आ गए। उसके बाद पावर इस तरह मिली कि उस वक्त एक फातिमिद खिलाफत भी थी। तो आपकी अब्बासिद खिलाफत तो फैली हुई थी, जो कि आपके मिडल ईस्ट, जो आपके अरब रीजन के अंदर फैली हुई थी, आपके सीरिया, दमिश्क, सऊदी अरेबिया, पुराना अरब, उसके अंदर फैली हुई थी। लेकिन आपका जो इजिप्ट वाला रीजन था, कायरो के अंदर, आपके शियों का, इस्माइली शियों का एक सेक्ट था जिन्होंने अपना खलीफा डिक्लेयर कर दिया था कि ठीक है, अब्बासिद जो हैं वो अपने मसलों के अंदर बिज़ी हैं, वी नीड अ खलीफा ऑफ आवर ओन। तो ये ऐसा एरा मुसलमानों का गुजरा है जिस वक्त 2 खलीफे थे। शियों का अपना खलीफा था, इस्माइली सेक्ट का स्पेसिफिकली अपना खलीफा था, जो कि फातिमिद खिलाफत को चला रहा था। तो वहाँ पे फातिमिद खिलाफत थी, और यहाँ पे, और उस वक्त इतना ज़्यादा इनके दरमियान आपस में लड़ाई ये भी थी
कि जो आपके सुन्नी स्कॉलर्स थे उन्होंने इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करके उनसे बिल्कुल कता ताल्लुक़ किया हुआ था। लेकिन जिस वक्त ये अपने क्रूजेड्स वगैरह का इशू शुरू हुआ तो उस वक्त इन्होंने फातिमिद खिलाफत को काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा था, तो उस वक्त इन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें इस वक्त अपने इंटरनल मामलात को थोड़ी देर ये छोड़ के देखना चाहिए कि हम मिल के इस वक्त एक एक्सटर्नल फोर्स के साथ फाइट कर लें। तो उस वक्त नूरुद्दीन जंगी ने वो एक्सेप्ट किया कि ठीक है, और उसके लिए उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज को वहाँ पे भेजा ऑन द कंडीशन कि उसकी फ़ौजों को फातिमिद खिलाफत के अंदर आला रुतबे दिए जाएंगे, सो डैट इट कैन बी फेयर। सो सलाहुद्दीन अय्यूबी इस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल पहली सीढ़ी पे चढ़ा कि वो फातिमिद खिलाफत के अंदर एक बड़े जनरल के तौर पे वहाँ पे गया। ही फॉट, और उन्होंने जो वहाँ पे अटैक्स हो रहे थे उनको डिफेंड किया और वहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। अच्छा, अब इसके बाद का जो भी इरा है ना, मैं अगर क्विकली करना चाहूँ तो उसके बाद वहाँ पे बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों के मर्डर्स होना शुरू हो गए, उनकी अमवात वाक़या होनी शुरू हो गई। अब उसको आप पॉलिटिकल असैसिनेशंस कह लें, आप जो मर्ज़ी कह लें, बट दैट्स द रियलिटी जो कि वहाँ पे होना शुरू हुआ था। और उसकी वजह से फ़ायदा किसको हो रहा था? सलाहुद्दीन अय्यूबी को, कि सलाहुद्दीन अय्यूबी वहाँ पे आ तो गया था एज अ जर्नल, एज अ फाइटिंग जर्नल, बट अब वो पॉलिटिक्स के अंदर जिस वक्त स्टेबलाइज हो गया, अब उसके रैंक बढ़ने शुरू हो गए अंटिल ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। तो अब एक सुन्नी आपका जो जर्नल था वो एक शिया खिलाफत का प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा हुआ था वहाँ पे। तो इसके दरमियान में बड़ा ग्रे एरिया है कि क्या हुआ, दैट्स पॉलिटिक्स। बट ये पॉलिटिक्स एक रियलिटी, एक एक्चुअल हिस्ट्री का पार्ट है कि ये पॉलिटिक्स होती है। अगर आप सिर्फ इस्लाम के आइडियल तराजू के अंदर इनको तोलेंगे तो ऑफ कोर्स कोई भी आलिम ये नहीं कहेगा कि ये जो हुआ बिल्कुल साफ और सफ़ेद था, बट रियलिटी ऐसी है, पॉलिटिक्स ऐसी होती है। अच्छा, उसके बाद भी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। उस वक्त का रवाज था, इवन पाकिस्तान इंडिया के अंदर भी ये रवाज चलता था कि आपके पूरी दुनिया में रवाज था कि आपका जो उस वक्त खलीफा वक्त होता था, जो आपका खुतबा दिया जाता था वो उसके नाम के पे दिया जाता था। तो जो आपका पाकिस्तान इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल उस वक्त ऑटोमन खिलाफत थी, लेटर बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त उनका नाम लिया जाता था। लेकिन अब्बासिद खिलाफत की बात आए तो जिस वक्त अब्बासिद खिलाफत थी तो उस रीजन के अंदर अब्बासिद खलीफा का नाम लिया जाता था, और फातिमिद खिलाफत के अंदर फातिमिद खलीफा का नाम लिया जाता था। लेकिन एक खुतबा ऐसा आया कि आपके प्राइम मिनिस्टर सलाहुद्दीन अय्यूबी का पैगाम मस्जिदों को गया कि आज आपने फातिमिद खलीफा के नाम पे खुतबा नहीं देना। बड़ी हैरानी की बात थी, किसी खलीफे का नाम नहीं लिया गया, ना अब्बासिद खलीफे का नाम, ना फातिमिद खलीफे का नाम। वो खुतबा किसी खलीफे के नाम पे नहीं था। जिस दिन ये हुआ उस हफ्ते में फातिमिद खलीफे की डेथ की खबर भी आ गई। अगेन एक मिस्टीरियस डेथ, बीमार हुआ, क्या हुआ वल्लाह आलम, हम कुछ नहीं कह सकते, यू कैन अज्यूम वट एवर, बट ये हिस्ट्री का पार्ट है। ये हुआ, उससे नेक्स्ट वीक अपना सलाहुद्दीन अय्यूबी टुक ओवर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द फातिमिद खिलाफत, और उसके बाद अब्बासिद खिलाफत के नाम पे फातिमिद खिलाफत के अंदर खुतबा दिया गया, एंड ही ऑफिशियली मेड इट इनटू अ सुन्नी खिलाफत। और उसके बाद उसने सुन्नी स्कॉलर्स भी बुलाए, उसने कन्वर्जन्स भी की, उसने वहाँ पे अजान भी चेंज की ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। उसने उसको स्लोली ये करता रहा था अपने टाइम पीरियड के अंदर, स्लोली दैट चेंज, बट आफ्टर दैट ही मेड द कंप्लीट रिवर्सल। तो एक जो आपका बेनिफैक्टर था उसको उसने कंप्लीट, आप कह लें कि चेंज ओवर कर दिया, ही टुक ओवर, कि आपका एक बेनिफैक्टर था जिसकी आप एम्प्लॉयमेंट में बैठे हुए थे, एंड ही टुक ओवर दैट, ही डिड अ कूप एंड टुक ओवर दैट एम्पायर कंप्लीटली। तो अब आप सोचेंगे कि अगर लीगली देखा जाए या मॉरली देखा जाए क्या ये करेक्ट था? अगेन ठीक नहीं कुछ लगता, लेकिन दैट्स पॉलिटिक्स। अच्छा, उसके बाद आप सोचें कि शायद अब
सब कुछ ठीक हो जाएगा, नूरुद्दीन जंगी भी पावर में, सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास सारी इजिप्शियन दौलत अब उसके पावर के अंदर, नाउ इट विल बी ऑल फाइन। बट सलाहुद्दीन अय्यूबी क्रूजेड करने नहीं गया। जेरूसलम अभी फिर कितने ही साल, अभी जेरूसलम के ऊपर जो अटैक है वो अभी बहुत आगे की बात है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नूरुद्दीन जंगी की बात नहीं मानना छोड़नी, ही हैड हिज ओन एम्पायर। और उसने क्या किया, सलाहुद्दीन अय्यूबी के जहन में ये आया कि अगर तो मुझे ये सक्सेस लेनी है जेरूसलम के अंदर, देन आई नीड टू यूनाइट मुस्लिम्स अंडर वन बैनर। ये दो दो तीन तीन जो इस वक्त डिस्ट्रीब्यूटेड एम्पायर्स चल रही हैं मुसलमानों की, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। सो फर्स्ट बिफोर अटैकिंग द क्रूजेड्स ही अटैक द मुस्लिम एम्पायर्स। सो उसने नूरुद्दीन जंगी के ही इलाकों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया एंड ही स्टार्टेड टू कैप्चर दैट लैंड। अब उस अपने ही चचा के, अपने ही उससे भी ऊपर बेनिफैक्टर के, जिसने उसको आर्मी में लगाया था, जिसने उसको सारा फातिमा खिलाफत में भेजा था, उसी के उस वक्त नूरुद्दीन जंगी को ऑफ कोर्स ही एक्सेप्टेबल नहीं था। इन द एंड जो मर्जी आपका आपस में रिलेशन हो, लेकिन इन द एंड कुर्सी की बात आ गई थी। सो ही स्टार्टेड अमासिंग हिज आर्मी टू सेंड एंड डू द वॉर। और ये बहुत बड़ी एक मुसलमानों में सिविल वार होनी थी, दो हीरोज़ के दरमियान सिविल वार होनी थी। वो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि नूरुद्दीन जंगी उस वक्त बीमार हुआ, उसकी डेथ हो गई एंड दैट वार नेवर अकर्ड। सो लेकिन उसके नूरुद्दीन जंगी के भांजे के पास गालबन आ गई थी हुकूमत, और वो यंग था, और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इजीली टुक ओवर कर लिया उसके ज़्यादातर लैंड्स को। एक जो दमिश्क का रीजन था, दमिश्क का, तो वो उसके अंदर आपका इस्मत खातून, जो कि नूरुद्दीन जंगी की वाइफ थी, यंग वाइफ थी। नूरुद्दीन जंगी काफ़ी ओल्ड था, लेकिन उसकी वाइफ, उसने काफ़ी यंग एज की वाइफ से शादी की थी, इस्मत खातून। और ये एक प्रिंसेस थी जो कि, और ये नॉर्मल प्रिंसेस नहीं थी, शी वॉज अ रियली वर्किंग प्रिंसेस, शी यूज्ड टू कंट्रोल द एम्पायर फ्रॉम देयर। सो वो वहाँ पे थी। तो उसको सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी टर्म्स भेजी, तो उसके अंदर उसने एक्सेप्ट किया कि मैं तुमसे शादी कर लूँगी। सो नूरुद्दीन जंगी की वाइफ ने, प्रीवियस वाइफ ने, अब तो नूरुद्दीन जंगी फौत हो गया, उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ शादी कर ली कि इंस्टेड वी स्पिल ब्लड शेड ऑफ मोर मुस्लिम्स। क्योंकि दमिश्क के अंदर जिस वक्त ये कैप्चर किया था सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, तो उस वक्त फ़ाइट ज़रूर हुई थी। ही ट्राई टू मिनिमाइज द कैजुअल्टीज़, बट लेकिन मुसलमानों के आपस में फ़ाइट ज़रूर हुई एंड कैजुअल्टीज़ वर देयर। इस्मत खातून डिडंट वांट टू रिपीट द सेम थिंग। शी सेड कि एक तरीका ये है कि हम आपस में शादी कर लेते हैं, दोनों एम्पायर्स कंबाइन हो जाएंगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वो एक्सेप्ट किया एंड दैट्स हाउ इस्मत खातून बिकेम द वाइफ ऑफ सलाहुद्दीन। और इस्मत खातून के फिर अगेन वो नूरुद्दीन जंगी की ही फैमिली थी आगे, तो जितने भी इस्मत खातून के आगे थे सारे फैमिली मेम्बर्स, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के ही अंडर आ गए एंड दैट वाज वन ऑफ द वे ऑफ यूनिफिकेशन। इसके बाद भी सलाहुद्दीन अय्यूबी छोटी छोटी जो इमरेट्स सेपरेट हुई थी उनके ऊपर ही अटैक करता रहा एंड ही केप्ट यूनाइटिंग देम until the time came that he was ready, he had the enough empire कि अब उसको लगा कि now I am ready to go for crusades, और तब वो गया और फिर उसने crusades लड़े। and then that's the part of the history that we know of कि उसने किस तरह crusades जीते। तो हम जिस वक्त भी हिस्ट्री की बात करते हैं, वी ऑलवेज थिंक ऑफ दैट पार्ट ऑफ द गोल्डन और रोमांटिसाइज पोर्शन ऑफ द हिस्ट्री कि इस तरह वो सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़ा अजीम इंसान था। बिल्कुल वो अजीम इंसान थे, बट वी ऑल्सो हैव टू रियलाइज ही वॉज स्टिल इंसान। वो स्टिल एक इंसान था और उसने वो एक ग्रैंड पॉलिटिशियन, ग्रैंड टैक्टिशियन था। यही चीज़ अगर आप अपने पॉलिटिक्स, करंट पॉलिटिक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, यू हैव टू रियलाइज़ कि दोनों साइड पे पॉलिटिक्स होती है। दैट इज़ व्हाट पॉलिटिक्स इज़। अगर आप ये समझे कि कोई बिल्कुल क्लीन पॉलिटिक्स करता है तो ऐसी चीज़ नहीं होती। क्या ड्रामे नहीं किए जाते? क्या क्लीन वो अपने गेन के लिए आप एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते, एक दूसरे के से पावर खींचने की ट्राई नहीं करते? क्या अगर आपको दूर बैठे लगे कि यार ये तो पावर हंग्री हो रहा है, सिर्फ बंदा सिर्फ कुर्सी की लालच है, तो हाँ वो पावर चाहिए होती है टू ब्रिंग अ चेंज।
तो वो भी ज़रूरी है। एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स डू हैपन इन पॉलिटिक्स। तो जिस वक्त भी आपका कल लेट्स से जिस वक्त दुजाल भी आना है और एक मुसलमानों की फ़ौज ने इकट्ठे होना है, तब भी एक पॉलिटिशियन ही होगा जो कि उन लोगों को इकट्ठा हो रहा होगा। क्योंकि अगर हम एक आइडियलिज्म की तरफ जाएंगे ना, देन वी विल बी गोइंग टू दैट काइंड ऑफ फंडामेंटलिस्ट अल्ट्रा कंजर्वेटिव सोच जो कि हमें आईसिस या तालिबान ने दिखाई थी, जिसके अंदर हम सोचेंगे कि हर चीज़ आइडियल होगी और फिर उसका हमने आउटकम देखा कि नहीं, ये आइडियल तो नहीं थी, ये तो हम किसी और तरफ ही निकल गए थे। तो कितने ही लोगों ने उनको ज्वाइन किया था, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ था उसका? क्या किसी ने इन द एंड उसको सपोर्ट किया? इवन मुसलमानों ने उनको सपोर्ट नहीं किया। सो दैट्स अ काइंड ऑफ, जिस वक्त लोगों को हिस्ट्री का नहीं पता होता ना कि ये चीज़ें रियलिटी का पार्ट है, आपकी पॉलिटिक्स का पार्ट है, ये चीज़ें आपके चलती हैं साथ ज़माने के, कि आपकी ये पॉलिटिक्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो इसलिए अपने लीडर्स को आप बिल्कुल सपोर्ट करें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप लीडर्स को ये समझें कि मेरा लीडर तो दूध से नहाया हुआ है, ये भी ना समझे। दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। जिस वक्त हमारा ये शऊर का लेवल इतना हो जाएगा ना, देन वी आर एबल टू, कि हम एटलीस्ट जिस वक्त आपस में बात करें तो फिर एटलीस्ट वो आपस में ऐसी लड़ाई ना हो, क्योंकि वी बोथ अंडरस्टैंड। अब सोशल मीडिया के ऊपर मैं देखता हूँ वो पीटीआई और नून लीग वाले आपस में ऐसी लड़ाइयाँ लगे होते हैं। भाई यू हैव टू रियलाइज कि वो लोग आपस में ऐसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एंड दैट इज़ पॉलिटिक्स। ना पीटीआई बिल्कुल क्लीन है, ना नून लीग बिल्कुल क्लीन है। सो दिस इज़ गोइंग टू हैपन। सो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज़ द बेस्ट लीडर फॉर अस, जो कि वाकई कौम के लिए कुछ डिफरेंट करना चाहता है। अगर दोनों क्लीन नहीं तो सपोर्ट किसको करें? जो वाकई दुनिया कुछ चेंज लेके आना चाहता है, जो कि वाकई कुछ डिफरेंस करना चाहता है, जो कि वाकई पहले अगर नहीं सक्सेसफुल हुए हम, तो अब कैसे कुछ डिफरेंट करें कि हम सक्सेसफुल हो जाएं। सलाहुद्दीन से पहले अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, वो लीडर्स नाकाम हो रहे थे, सलाहुद्दीन ने सोचा कुछ डिफरेंट करें, लेट्स ट्राई टू यूनाइट एवरीवन, और फिर हम करेंगे, और वो सक्सेसफुल हो गया। सो हु इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग द चेंज? बिकॉज अगर आपकी पुरानी चीज़ नहीं चल रही तो फिर उसी के ज़रिए आप बार बार नाकामी फेस करके कुछ हासिल नहीं करने वाले। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन डू टू एक्चुअली एक्सेप्ट कि अच्छा मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन उस सपोर्ट में इतने अंधे ना हो जाए कि आपको उस लीडर की कही हुई हर बात ये लगे कि भाई इससे सच्चा इंसान तो है नहीं। Politics is still politics. Politics is a game that you have to play. They have to play. That's a reality. क्या वो ठीक है करना? हाँ, ज़रूरी है करना, ठीक है करना। अगर एक आइडियल बंदे से पूछेंगे, एक आप आलिम से पूछेंगे, तो वो कहेगा नहीं अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या ऐसी चीज़ें, झूठ बोलना, ड्रामे करना, ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। बट पॉलिटिक्स इज़ नॉट आइडियल, रियल वर्ल्ड इज़ नॉट आइडियल। सो आइडियलिज्म को छोड़ के हमें कुछ ट्रू फैक्ट्स भी एक्सेप्ट करने हैं और उसके मुताबिक आगे दुनिया को भी लेके चलना है। तो होपफुली द मैसेज वॉज क्लियर इनफ बेस्ड ऑन दैट। दैट्स इट फ्रॉम मी।